Greetings everyone, my name is KS Deepak and I welcome you all in the Shield Eyes episode of the Hindus News Analysis. So चलिए देखते हैं कौन से articles are we discussing today. So first article is related to the carbon neutral aspects. So यहाँ पर बात करेंगे carbon neutrality क्या आता है, as well as काफ़ी सारे students को एक issues होते हैं with similar terms. For example, there is this climate neutrality also, नेट जीरो एमिशंस ऑल्सो. सो हर एक टर्म के बारे में समझेंगे क्या क्या है उसके मीनिंग्स, कैसे कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके डिफरेंसेस को देखेंगे, उसके नुआंसेस को समझेंगे इन आवर फर्स्ट आर्टिकल. द सेकेंड आर्टिकल इज रिलेटेड टू टू एस्पेक्ट्स. द फर्स्ट वन इज द ईपीएफओ स्कीम. सो यहाँ पर ईपीएफओ के बारे में समझेंगे, कौन से स्कीम्स लॉन्च करते हैं देखेंगे, उसके नुआंसेस को देखेंगे. देन द सेकेंड एस्पेक्ट इज द आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल 142 होता क्या है उसकी पावर्स, क्या स्कोप है, क्या जजमेंट्स है रिलेटेड, क्या एप्लीकेशंस है, ऑल दोस थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर सेकंड आर्टिकल. द थर्ड वन इज रिलेटेड टू एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज सेवा. सो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, द फाउंडर हियर इज इलाबेन भट्ट. सो यहाँ पर इस पर्सनैलिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे, एज वेल एज काफ़ी सारे प्रिंसिपल्स हैं जो कि इस पर्सनैलिटी ने ओवर हर लाइफ टाइम निकाले हैं, प्रोपाउंड किए हैं. सो उन प्रिंसिपल्स को भी समझेंगे इन आवर थर्ड आर्टिकल. The fourth one is on the Baidu satellite system. So यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे. क्या होते हैं सैटेलाइट सिस्टम्स? इनमें जो सैटेलाइट्स हम लोग डिप्लॉय करते हैं, अगर पर्टिकुलर ऑर्बिट में डिप्लॉय करते हैं तो कैसे डिसाइड करें किस ऑर्बिट में डिप्लॉय करना है, किस बेसिस पर हम लोग डिप्लॉय करते हैं, कैसे डिप्लॉय करते हैं, एज वेल एज कौन से हैं सैटेलाइट सिस्टम्स ऑफ चाइना, जापान, कनाडा एंड इंडिया. ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग इन आवर फोर्थ आर्टिकल. The fifth one is regarding the air pollution scenario in Delhi. So यहाँ पर बात करेंगे क्या है एयर पोल्यूशन सिनेरियो दिल्ली का, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या क्या रीजंस है उसके, क्या क्या कल्पिट्स है, क्या क्या रैम्पिफिकेशंस है इसके, एज वेल एज क्या क्या है मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ मिटिगेटिंग द एयर पोल्यूशन सिनेरियो इन दिल्ली, वो देखेंगे इन आवर फिफ्थ आर्टिकल. एंड एज यूजुअल द सिक्स्थ वन इज ऑन द क्विज ऑफ द डे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज ऑन द कार्बन न्यूट्रल. अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा, जब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कार्बन न्यूट्रलिटी के बारे में, देयर आर सम टर्म्स जो कि क्वाइट ऑफन रिट्रेड होते हैं, जो कि क्वाइट ऑफन इमर्ज करते हैं विद कार्बन न्यूट्रलिटी. सो लेट्स सी ऑल दोज टर्म्स एंड द डिफरेंसेस बिटवीन दम. लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टर्म, दैट इज द नेट जीरो एमिशंस. नेट जीरो एमिशंस का मतलब क्या? इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर बीइंग इक्वल टू दोज एमिटेड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी. दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग एटमॉस्फेयर को एज एन सिस्टम ले रहे हैं. जितना ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग एमिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी, उतना ही ग्रीन हाउस गैसेज हम लोग रिमूव कर रहे हैं. दैट सिस्टम, सच एन सिस्टम इज नॉन एज नेट जीरो एमिशंस. सेकेंड टर्म हियर इज द कार्बन न्यूट्रलिटी. नाउ नेट जीरो एमिशंस में हम हर एक ग्रीन हाउस गैसेज को देख रहे हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज काफ़ी सारे हैं. देयर इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड, देयर इज दिस मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑल. अगर हम लोग पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में देखें कि जितने भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में इंसर्ट हो रहे हैं, अगर सेम अमाउंट हम लोग एक्सर्ट करें, अगर सेम अमाउंट हम लोग रिमूव करें फ्रॉम द सिस्टम, दैट सिस्टम ऑफ इवेंट्स इज नॉन एज कार्बन न्यूट्रलिटी. द थर्ड टर्म हियर इज क्लाइमेट पॉजिटिव. अब कार्बन न्यूट्रलिटी में हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही रिमूव कर रहे हैं जितना हम एमिट कर रहे हैं. अगर हम लोग एक और फर्दर स्टेप अहेड जाए, अगर हम लोग और ज़्यादा रिमूव करें एडिशन टू द अमाउंट जितना हम लोग इंसर्ट करें, देन दैट सिस्टम इज नॉन एज क्लाइमेट पॉजिटिव और कार्बन नेगेटिव. The fourth term here is the climate neutral. Now climate neutral is a very ambiguous aim. Climate neutral का मतलब यहाँ पर हम लोग reduce कर रहे हैं all the greenhouse gases to the level of zero. हम लोग जो emissions हैं वो zero के level तक ला रहे हैं. At the same time जितने भी consequences हैं, जितने भी negative environmental impacts हैं, उसे भी हम mitigate कर रहे हैं, eliminate कर रहे हैं. And that system is known as climate neutrality. The fourth term and the last term here is the carbon intensity. So carbon intensity, what is carbon intensity? It is a measure of how clean an energy is, or particularly an electricity is. For example, जो electricity है वो हम काफ़ी different types of sources से हम लोग निकाल सकते हैं. fossil fuel से निकाल सकते हैं, renewable sources से निकाल सकते हैं. सो हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो कि डिफरेंट सोर्सेज से हम लोग निकाल रहे हैं, उनमें व्हाट इज द ग्राम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि इमिट हो रहे हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, उसके बेसिस पर हम लोग कार्बन इंटेंसिटी को मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, तो द अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एमिट हो रहे हैं
while production of electricity through the fossil fuels would be much more than that in the case of renewable sources. तो जो कार्बन इंटेंसिटी है of the electricity produced from fossil fuels would be more than that of the intensity of electricity that is produced from the renewable sources. So that system is known as carbon intensity. With that clarity, now let's move to our next article, that is on the EPFO scheme as well as Article 142 of Constitution of India. Let's start with the first organization. क्या है ये organization? So it is an abbreviation of Employees Provident Fund Organization. और ये क्या है? It is a statutory body. That means it is formed by an Act of Parliament. कौन सा एक्ट था? The act here is Employee Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act of 1952. और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? It is coming under the Ministry of Labour Employment of Government of India. अब यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट प्रोवाइड्स वेरियस सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स और सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. बेसिकली मेजर तरीके से अगर देखें, सबसे फेमस 3 स्कीम्स हैं. द फर्स्ट वन हियर इज द EPFO स्कीम ऑफ 1952, जहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ के सैलरी के एक हिस्से को प्रोविडेंट फंड में हम लोग ऐड करते हैं, एक्रू करते हैं. दैट इज द EPFO स्कीम ऑफ 1952. The second one here is the pension scheme of 1995, जिसके ऊपर आज का आर्टिकल बेस्ड है. So this pension scheme is again a social security scheme, जहाँ पर there are provisions for pensions of the employees in the organized sector after the retirement of the age of 58 years. That means जितने भी employees हैं जो कि organized sector में आते हैं, उनके सैलरी से एक अमाउंट प्रोविडेंट फंड में एक्रू किया जाता है, एंड आफ्टर देयर रिटायरमेंट वो जो अमाउंट है इन द एक्रूड फॉर्म उन्हें वापस दिया जाता है, एंड दैट स्कीम इज नॉन एज द पेंशन स्कीम ऑफ 1995. द थर्ड स्कीम हियर इज द इंश्योरेंस स्कीम ऑफ 1976. So these are the major 3 schemes of EPFO. So because of the schemes, because of the broad overview, because of the comprehensive nature of the schemes, EPFO is the largest social security organization in the world in the terms of the number of beneficiaries that it is covering, at the same time in the terms of the number of financial transactions that it is undergoing. So इसके basis पर EPFO is the largest social security organization in the world. So that is the scope of EPFO. With that, अब second aspect पे बात करते हैं, what is Article 142. So Article 142 Clause 1 जो कि Constitution of India है, that states that the Supreme Court in exercise of its jurisdiction may pass such decree or make such orders as it is necessary for doing complete justice in any cause or matter pending before it. So यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है to ensure or to enable what? Complete justice. अब देखते हैं क्या है एप्लीकेशंस इसके. So क्योंकि यहाँ पर वो complete justice करने की कोशिश कर रहे हैं, so it is kind of superseding the functions or aspects of executive and legislative branch. जब हम लोग स्टेट की बात करते हैं, स्टेट इज हैविंग 3 ब्रांचेस, देयर इज एग्जीक्यूटिव ब्रांच, देयर इज लेजिस्लेटिव ब्रांच एंड जुडिशियल ब्रांच. अब यहाँ पर 142 के हिसाब से द जुडिशियरी ब्रांच, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट, इज हैविंग पावर्स, इज सुपरसीडिंग व्हाट? एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव. नाउ लेट्स सी कब कब एप्लीकेबल हुआ था ये. सो द फर्स्ट एप्लीकेशन वाज इन केस ऑफ यूनियन कार्बाइड केस. सो यूनियन कार्बाइड जो केस था, वहाँ पर देयर वाज अ लिमिट ऑफ द कंपनसेशन जो कि हम लोग प्रोवाइड करते थे सब विक्टिम्स को, बट सुप्रीम कोर्ट ने प्रोएक्टिवली उसमें एक और एडिशनल मेजर लिया. उन्होंने नॉट ओनली द अमाउंट जो कि प्रिस्क्राइब था, उसे एडिशनल अमाउंट उन्होंने प्रोवाइड किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 142. द सेकेंड मेजर एप्लीकेशन, द फेमस एप्लीकेशन वाज इन केस ऑफ कॉल ब्लॉक एलोकेशन केस. जो कॉल ब्लॉक एलोकेशन केस हुआ था, वहाँ पर काफ़ी सारे एलोकेशंस गलत तरीके से माल प्रैक्टिसेस के थ्रू एलोकेट किए गए थे. सो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी एलोकेशंस थे उन्हें कैंसिल कर दिए. एट द सेम टाइम जितने भी एलोकेशंस जो कि गलत तरीके से लिए गए थे, उन लोगों के ऊपर फाइन भी लेवी कर दिया गया था. सो दैट वाज अनदर एप्लीकेशन ऑफ 142. द थर्ड एप्लीकेशन वाज इन केस ऑफ बैनिंग द लिक्विड सेल इन हाईवे केस. सो फॉर एग्जाम्पल, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट सुनाया इन वेरियस ईयर्स, जहाँ पर उन्होंने कहा कि जो हाईवे हैं, हाईवे से 500 मीटर के अंदर लिक्विड सेल नहीं होना चाहिए, एंड दैट वाज अनदर मेजर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 142. सो नाउ विद दैट एप्लीकेशंस, अब देखते हैं क्या है स्कोप, बिकॉज देर इज अ वेरी वाइड स्कोप ऑफ सुप्रीम कोर्ट गिवन इन आर्टिकल 142. सो देखते हैं कि कैसे हमने स्कोप मेंटेन किए. सो दिस स्कोप इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट सुप्रीम कोर्ट ने ही वेरियस जजमेंट्स के थ्रू इस स्कोप को डिफाइन किया है. लेट्स सी द फर्स्ट जजमेंट हियर. द फर्स्ट केस हियर इज द
प्रेमचंद गर्ग वर्सेस एक्साइज कमिश्नर केस ऑफ 1962। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो जजमेंट्स हैं, कि जो भी प्रोनाउंसिएशंस हैं, जो कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 क्लोज 1 यूज कर रहे हैं, दोज जजमेंट्स should not be inconsistent with the fundamental rights. That means जो भी जजमेंट सुनाएंगे that should be consistent, that should be in line with the fundamental rights. इन्होंने ये भी कहा कि जो भी जजमेंट वो सुनाएंगे they should not be inconsistent with the substantive matter of the related statutory laws. That means जो भी वो जजमेंट सुनाएंगे वो स्टैट्यूटरी लॉज के खिलाफ नहीं होने चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट कर सकते हैं। The second judgment here was in case of Union Carbide Corporation versus Union Case 1988. वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा that the prohibitions contained in any other law with regards to the ordinary laws cannot ipso facto act as a limitation or prohibition on the Article 142. That means अगर कोई ऑर्डिनरी लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ में जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो भी प्रोहिबिशंस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के जो पावर्स हैं अंडर आर्टिकल 142 उस पर प्रोहिबिट नहीं कर सकते, उसे रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्ट करे दैट वुड मीन कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं दे आर ओवरराइडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। और इसीलिए आर्टिकल 142 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस आर द लिमिटेशंस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ एंड दैट इज व्हाई आर्टिकल 142 is more effective than that of obsidiary law. It is more than, it is bigger than the statutory laws. और इसीलिए जो भी प्रोहिबिशंस हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि स्टैट्यूटरी लॉ के थ्रू हैं, वो आर्टिकल 142 के पावर्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। दैट वाज समथिंग द सुप्रीम कोर्ट टोल्ड इन द यूनियन कार्बाइड केस। द थर्ड केस हियर इज द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन केस ऑफ 1991। यहाँ पर ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 142 है इट इज ओनली ऑफ सप्लीमेंट्री नेचर। दैट मीन्स ये किसी भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, ये सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट कर सकता है एंड कैनॉट क्रिएट एनीथिंग आउट ऑफ द थिन एयर। वो कुछ नया नहीं क्रिएट कर सकते, जो एक्सिस्टेंट सिस्टम है उसे सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, उसे एनहांस कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है एडवांटेजेस। सो यहाँ पर इट इज़ मेकिंग श्योर कि जो एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है, अगर फेल हो जाए, अगर उनके फंक्शंस परफॉर्म करने में वो फेल करें, देन द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज। जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो आइडियल्स हैं, जो भी टर्मिनोलॉजीज हैं, जो हम लोग सोचते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जो सोचे हैं, उस आइडियल्स को फंक्शन को एनहांस करने के लिए, उसे काइंड ऑफ कंप्लीट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट हेल्प करते हैं इन अ केस व्हेन द एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फेल्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर कि द सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिंग एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर। और अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस में कोई भी लूप होल्स हैं, कोई भी गैप्स हैं, तो उन लूप होल्स को फिल करते हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ द आर्टिकल 142। With that clarity, now let's move to our next aspect, that is on the सेवा ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर जो पर्सनैलिटी है बिहाइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज इलाबेन भट्ट। अब यहाँ पर लेट्स स्टार्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट इज सेवा? सो दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एब्रिविएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। सो ये क्या है? इट इज एन ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन है, एंड इज रजिस्टर्ड बाय इलाबेन इन द ईयर 1972 एंड दिस is registered under which act? Under the Act of Indian Trade Union 1926. So क्या है ऑब्जेक्टिव सेवा के? So there are various objectives, but the basic objective here is to reach full employment and self-reliance. Full employment का मतलब जो भी हैं इनके participants, जो भी हैं related to this organization, उन्हें सिक्योरिटी मिले इनकम का, उन्हें डायरेक्टरी सेक्रेटरी मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिले और अदर तरीके के डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ मिले, दैट इज़ बाय मीन्स ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ रिलायंस मतलब वो फाइनेंशियली और कलेक्टिवली सेल्फ रिलायंट हो, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी हो, एंड दैट इज़ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ सेवा। अब यहाँ पर देर आर वेरियस प्रिंसिपल जो कि ओवर द लाइफ टाइम उन्होंने प्रोपाउंड किए हैं। सो लेट्स सी द फर्स्ट प्रिंसिपल हियर, दैट इज द 100 माइल्स प्रिंसिपल। 100 माइल्स प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर वो कहते हैं दैट द प्रोडक्ट्स एंड द सर्विसेज जो कि प्राइमरली यूज करते हैं ऑफ लाइफ के लिए, जो भी प्राइमरी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो हम लोग सोलली प्रोड्यूस करें विद इन अ रेडियस ऑफ 100 माइल्स। 100 माइल्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, जो कि हमारे लाइफ के लिए प्राइमरी हैं, उसे यूज करें, एंड दैट प्रिंसिपल इज नॉन एज द 100 माइल्स प्रिंसिपल। देयर इज अनदर प्रिंसिपल नॉन एज द ग्रहिणी थियरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। ग्रहिणी थियरी के हिसाब से वो कहते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रीवेशन,
तो जो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी एंड डिप्रिवेशन है, इसकी जो एलिमेंट्स है, दैट शुड बी बेसिक, दैट शुड बी दी एसेंशियल फ्यूचर फॉर एस्टैब्लिशिंग दी peace, and that theory of international relations is known as Grahini theory of international relations. With that, now let's move to our next article, that is on the Baidu satellite systems. अब यहाँ पर let's start with the basics. जो बाइडू इंटरनेशनल सिस्टम है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, वो क्या है, उसे अंडरस्टैंड करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सैटेलाइट सिस्टम्स क्या हैं एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स की सैटेलाइट सिस्टम क्या है, उनमें कौन से सैटेलाइट यूज़ होते हैं, इंडिया में कौन से सिमिलर सैटेलाइट सिस्टम है, उनमें कौन से ऑर्बिट्स यूज़ होते हैं, कैसे हम लोग चूज़ करते हैं कि किस ऑर्बिट में हम प्लेस करें, ऑर्बिट्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर 27 September video. So please refer to the video so that you have a very good clarity or technical aspects of this topic. With that, now let's move to our next article, that is on the air pollution scenario of New Delhi. अब यहाँ पर जो एयर पोल्यूशन सिनेरियो है ऑफ न्यू दिल्ली, इट्स वर्सनिंग डे बाय डे, और इसीलिए दिस टॉपिक इज वेरी कंटेंशियस टॉपिक, और इसीलिए वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस टॉपिक इन आवर 21 September वीडियो, जहाँ पर इसकी क्या क्या रीजंस है, कल्प्रिट्स कौन से हैं, और ग्लोबल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे एंड इंडियन लेवल पे, लोकल लेवल पे, दिल्ली के लेवल पे क्या क्या मेजर्स हमने लिए हैं ताकि हम मिटिगेट कर पाएँ, दैट वी हैव डिस्कस इन आवर 21 September वीडियो इटसेल्फ. So please refer to the video and keep in mind that it is having a very contentious nature, और इस contentious nature के कारण काफ़ी सारे political debates भी हैं, इस topic से related काफ़ी सारे political connotations भी हैं. So please don't go into the political connotations here. We should stick with the basics, and that I have already discussed in our 21 September video. With that clarity, let's move to our next article, that is the quiz of the day. So the first question is regarding the PM Swanidhi scheme. The second question is regarding the National Apprenticeship Promotion Scheme. Again, both these questions are based on the current affairs. So इन questions को attempt करें, और इन questions की जो answers हैं along with the explanations would be provided to you in the form of PDF, जिसका जो link है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, as well as जो PPT है जिसके ऊपर एनालिसिस किया, that also in the form of PDF would get a link in the video description. So I hope today's analysis was beneficial for you guys. Be working hard for you guys, but at the same time work hard, study hard, but most importantly stay safe. We'll be doing the same for you guys. See you tomorrow.